एक पत्नी अपने पति को फोन लगाती है और कहती है कि अजी सुनते हो। वो कहता है हाँ बताओ क्या काम है, क्यों फोन कर रही हो इतनी रात को। तो वो कहती है कि जब घर आना तो शक्तिवर्धक कुछ गोलियां लेते आना। और वो पति इतना सुनने के बाद मेडिकल स्टोर पर जाता है और वहीं पर खड़े होकर इंतजार करना लगता है, क्योंकि उस मेडिकल स्टोर पर काफ़ी सारी भीड़ लगी होती है। और उस भीड़ की वजह से वो अपनी बात उस मेडिकल स्टोर पर दवा बेचने वाले व्यक्ति से कह नहीं पाता है कि उसे क्या चाहिए होता है। वो मेडिकल स्टोर पर जो दवा दे रहा व्यक्ति होता है वो बार बार उससे पूछने की कोशिश करता कि भाई साहब आपको क्या चाहिए। तो वो कहता है कि थोड़ी देर रुकिए, अभी आप भीड़ कम हो जाए तो मैं बताऊंगा कि मुझे क्या चाहिए। और इसी तरीके से बात बढ़ते चली जाती है। धीरे धीरे समय बीतता चले जाता है और तकरीबन 45 मिनटों के बाद जब पूरा मेडिकल स्टोर पूर्ण रूप से खाली हो चुका होता है तब वो कहता है कि मुझे कुछ शक्तिवर्धक गोलियां चाहिए। इस पर वो हंसते हुए कहता है कि अरे भाई साहब इसमें छुपाने वाली क्या बात थी, अगर आप बोल देते तो मैं आपको दवा वैसे ही दे देता। वो कहता है कि मैं बार बार नहीं आ सकता, इसलिए मुझे एक बार में ही एक पत्ते गोलियां दे दो। अब वो एक पत्ते गोलियों को लेता है और लेते हुए अपने घर वापस चला आता है। जैसे ही वो अपने घर वापस आता है तो वो अपनी पत्नी को बताता है कि जो तुमने मंगाया था वो मैं ले आया और ये है वो गोलियां। और फिर वो रास्ते में दारू भी पीता है और पीते हुए घर पर आता है और भोजन करने के बाद एक दो नहीं बल्कि 3-4 गोलियों का सेवन करता है। और सेवन करने के बाद फिर वो अपनी पत्नी के साथ सोने चला जाता है। लेकिन अब मेन कहानी यहीं से शुरू होती है, क्योंकि जब वो सुबह सोकर उठता है तो पता चलता है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। और उसकी अब पत्नी दहाड़े मार मार कर रोती है, क्योंकि आज तक इस कभी घर से रोने की आवाज़ नहीं लेकिन झगड़े होने की आवाज़ तो बार बार आती थी। लेकिन आज उसकी पत्नी रो रो कर जब चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि पता नहीं क्या हो गया मेरे पति को, तो आसपास के लोग काफ़ी आश्चर्य से भर जाते हैं कि आखिर अचानक से वो व्यक्ति मर कैसे जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज की ये जुर्म के वर्चस्व की कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के कानपुर से, जहाँ कानपुर में एक थाना लगता है बिठर और इसी थाने के अंतर्गत एक मोहल्ला रखता है रूपनगर, जहाँ पर 19 जनवरी 2025 की सुबह एक घर में मातम सा छा जाता है। और उस घर में मातम कुछ इस कदर छा जाता है कि चारों तरफ के लोग उसी घर पर जाते हैं। और इस घर में एक व्यक्ति की मौत हुई रहती है जिसकी पत्नी का नाम शबाना होता है। और शबाना दहाड़ी मार मार कर रो रही होती है और बार बार एक ही बात कहती है कि मेरे पति को बचा लो। अब वो इस दुनिया में नहीं रही। आखिरकार शबाना रोते हुए अपने भाई सलीम को फोन करती है और बताती है कि तुम्हारे जीजू अब इस दुनिया में नहीं रहे, तुम जल्दी से जल्दी यहाँ पर आ जाओ। जैसे ही सलीम यहाँ पर आता है, पहुँचता है, तो चारों तरफ भीड़ का नज़ारा देखकर उसकी भी आंखें भर जाती हैं, क्योंकि शबाना का एक छोटा सा बच्चा रहता है जो हमेशा अपने मामा के साथ रहता है। क्योंकि आबिद अली जिनकी उम्र 45 वर्ष थी और शबाना कि दोनों के बीच में आए दिन इस कदर झगड़े होते थे कि जिसके कारण वो अपने भांजे को अपने पास रखता था कि कहीं ऐसा ना हो कि इन दोनों के झगड़ों का इस असर उस मासूम बच्चे पर हो। और लेकिन उसे देखकर ये भी आश्चर्य होता है कि आखिरकार आबिद अली इतने नौजवान और अच्छे थे, अचानक से मर कैसे जाते हैं। ये एक सवालिया निशान होता है। आखिरकार सलीम को कुछ समझ में नहीं आता है और वो 100 नंबर पर फ़ोन कर ये सारी जानकारी दे देता है थाने पर। बिठूर थाना के एसएचओ सहित सारे लोग मौका वारदात पर आते हैं और डेड बॉडी को अपने कब्जे में करके पंचनामा शुरू करते हैं। जैसे ही वो डेड बॉडी कब्जे में आती है तो उसकी आबिद अली के जेब को जब चेक किया जाता है तो उस जेब में कई सारी शक्तिवर्धक गोलियों का पत्ता होता है और उसमें कुछ गोलियां ख़त्म भी होती हैं। इस पर पुलिस को ये बहुत अटपटा सा लगता है और वो इस सवाल को आबिद अली की पत्नी यानी शबाना से पूछते हैं कि बताओ इस तरीके की गोलियां इसके जेब में क्या कर रही हैं। इस पर वो कहती है कि देखिए, इन्हें ये गोलियां खाकर मेरे साथ संबंध बनाने में काफ़ी अच्छा लगता था, जिसकी वजह से मैं इन्हें मना भी नहीं कर पाती थी। और ये इसी तरीके से लगातार ऐसा ही किया करते थे
और ये जिसमें खुश रहते थे मैं भी उसी में खुश रहती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि परिवार में पति ने जो कह दिया वही सही है और झगड़े न होने की वजह से ये जैसा करते थे मैं वैसा जुल्म सहते जाती थी। अब ये सब सुनने के बाद पुलिस वाले भी अपने काम से काम रखते हैं, पोस्टमार्टम के लिए इस डेड बॉडी को भेजते हैं। और पोस्टमार्टम के बाद जैसे ही ये डेड बॉडी आती है तो काफ़ी भीड़ भाड़ के साथ इस डेड बॉडी को सुपुर्दे खाक किया जाता है, यानी मिट्टी में मिला दिया जाता है, दफन कर दिया जाता है। और उसके बाद जब पुलिस वालों के पास पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो मानो उनके पैरों तले तो जमीन ही खिसक जाती है, क्योंकि इस व्यक्ति की मौत अब तक जो पूरे मोहल्ले से लेके पूरे कानपुर शहर में फैल चुकी होती है कि शक्तिवर्धक गोलियां खाने की वजह से हुई हैं, वो बात बिल्कुल उलट हो जाती है, क्योंकि आबिद अली की मौत गला दबाने से हुई होती है। और ये बात जैसे ही सामने आती है तो यकीन मानिए पुलिस से लेकर आबिद अली के साले यानी सलीम तक की रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो गया, दीदी ने तो नहीं कत्ल कर दिया कहीं आबिद अली का। और इसी सोच के साथ वो धीरे धीरे इस मामले की जांच कराने की कोशिश करने लगता है और न चाहते हुए उसने अपनी ही बहन के खिलाफ एक FIR दर्ज करा दिया, क्योंकि उसे पहले से ही शक था कि इन दोनों में इतने लड़ाई झगड़े होते थे तो अचानक से बिना कुछ हुए आबिद अली की मौत कैसे हो गई। अब जब FIR दर्ज होता है तो पुलिस जांच पड़ताल शुरू करती है और जांच पड़ताल की जैसे ही खबर आगे बढ़ती है तो सलीम ने बताया कि जो आबिद अली होते हैं ये औरैया के दिव्यपुर के रहने वाले होते हैं और ये तकरीबन 20 वर्षों से कानपुर के बिठूर में रहते हैं। इन्होंने अपना निजी घर भी यहीं बनवाया था और ये अस्थाई निवासी अब ये कानपुर के बिठूर थाना क्षेत्र के ध्रुव नगर मोहल्ले में अपना निवास बना चुके होते हैं। अब इसी बीच पुलिस ये जांच करना शुरू करती है कि आखिर आबिद अली जो होते हैं इनकी दुश्मनी किन किन लोगों से हो सकती है। इसके लिए उनके मोबाइल को लिया जाता है, पूरा कॉल डिटेल निकाला जाता है, लेकिन कहीं भी किसी भी इस तरीके का मामला उनसे संबंधित नहीं मिलता है। अब न चाहते हुए पुलिस ने शबाना के मोबाइल को लिया और उसकी जांच पड़ताल शुरू की तो पता चला कि एक जो लड़का होता है जिससे शबाना की काफ़ी देर तक बातचीत चलती रहती थी, जिसका नाम रेहान होता है और रेहान दिल्ली में ऑटो ड्राइवर होता है, जिसकी उम्र शबाना की उम्र से लगभग आधी होती है और ये दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं। आखिरकार पुलिस ने दबाव बनाया, शबाना से पूछताछ करना शुरू किया कि ये रेहान कौन है। सलीम से भी पूछा, सलीम ने कहा मुझे नहीं पता है। शबाना से पूछा तो वो भी इन बातों से इनकारती रही, क्योंकि लेकिन कॉल डिटेल में उसका नंबर था, इसलिए रेहान को पुलिस उठाती है और कानपुर के उसी बिठूर थाने में लाकर बैठाती है। थोड़ी सी कड़ाई से पूछताछ करने पर पूरा राज खुल के सामने आ जाता है। सामने निकल कर ये आता है कि पता चलता है कि इंस्टाग्राम पर एक आईडी शबाना ने बनाई हुई थी, जिसमें वो अपनी 20 साल पहले के फ़ोटो को अपलोड करती थी गाने के साथ, और उसी को खुद सर्च करते करते एक रेहान नाम का लड़का जो दिल्ली में ऑटो ड्राइवर था वो इसको फॉलो करता है और उसके आए दिन फ़ोटो पर लाइक कमेंट किया करता था। और एक बार उसने पूरी हिम्मत के साथ इसे एक मैसेज भेज दिया। मैसेज के थ्रू शबाना और रेहान में बातचीत का दौर शुरू हो गया। ये बातचीत का दौर कुछ इस कदर बढ़ते चला जाता है कि आखिरकार शबाना ने अपना मोबाइल नंबर रेहान को दे दिया। अब रेहान और शबाना की बीच बातचीत ऐसी गहरी होती चली गई। अब रेहान को शबाना ने पूरी बातें बता डाली और कहा कि तुम कानपुर चले आओ, मैं वहाँ तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगी। मेरे घर में कोई नहीं रहता है, मेरा पति पीकर मुझे मारता है और एक मेरा बेटा है जो अपने मामू जान यानी सलीम के साथ रहता है। अब वो आता है, फिर ये दोनों कई बार संबंध भी बनाते हैं, क्योंकि जब सामने रेहान आता है और देखता है कि ये उससे उम्र में 20 वर्ष की बड़ी थी, जिसे देखकर वो काफ़ी आश्चर्य में होता है। लेकिन वो कहते हैं कि ना कि जब दिल लग गई गदही से तो परी क्या चीज़ है। अब तो उसने उससे प्यार कर ही लिया था। और आखिरकार अंत में रेहाना एक प्लान बनाती है और कहती है कि मैं अपने पति से दूर होना चाहती हूँ, तुम मेरी मदद नहीं कर सकते। वो उस पर कहता है क्यों नहीं कर सकता हूँ। इस पर वो कहती कि इसमें किसी एक और व्यक्ति की मदद की ज़रूरत है और इसी मदद के लिए वो जो रेहान का एक दोस्त होता है जो लुधियाना में एक घर पर कुक रहता है, खाना बनाता है,
लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो ऑटो खरीद सके और रेहान के साथ वो ऑटो चलाए। 2019 में रेहान से इस विकास नाम के व्यक्ति का मुलाकात होता है। फिर दोनों एक दूसरे के साथ रहना शुरू करते हैं। कुछ दिनों के बाद विकास लुधियाना चला जाता है, जहाँ पर वो एक घर में खाना बनाता है जिससे वो अपना जीवन यापन करता है। लेकिन 18 जनवरी को जैसे ही रेहान विकास कानपुर के घंटाघर इलाके में पहुंचते हैं, वहाँ एक होटल में रुकते हैं और होटल में रुकने के बाद पूर्ण दोनों से मिलने शबाना खुद चल कर आती है और उसके बाद विकास को वो 20,000 रुपये देती है और कहती है कि तुम लोग कल रात में 12 बजे के बाद मेरे घर पर आना। और ये 20,000 रुपये पाते ही विकास ये सोचता है कि ऑटो के फाइनेंस के लिए मैंने कुछ पैसे रखे हैं और 20,000 ये मिलाकर मैं इसे उस फाइनेंस में डाल दूंगा, जिससे मेरी भी एक नई ऑटो निकल जाएगी और मैं उसे चलाकर अपना जीवन यापन करता हूँ। 19 जनवरी की मध्य रात्रि यानी 1 बजे के आसपास रेहान और विकास दोनों शबाना के घर पहुंचते हैं। दरवाज़ा खुला ही रहता है। सीधे दरवाजे खुलते ही आबिद अली पी कर दारू में बिल्कुल मदहोश से हुए रहते हैं। उधर शक्तिवर्धक गोलियां भी खाई होती हैं और जैसे ही शबाना देखती है कि विकास और रेहान आ गए तो वो इन दोनों को अंदर बुलाती है और आबिद अली की छाती पर बैठकर उसके दोनों हाथ पकड़ लेती है। रेहान उसके दोनों पैर पकड़ लेता है और उधर विकास ने इसका गला काफ़ी तेज़ी से दबाया, जिसके कारण इसकी मौत हो जाती है। और ये पूरे घटनाक्रम का खुलासा जब खुद रेहान ने पूरे पुलिस वालों के सामने की तो यकीन मानिए पुलिस से लेकर के सलीम तक को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी बहन का अफेयर उससे उम्र में 20 साल छोटे लड़के से चल रहा होता है और उसके साथ वो संबंध तक में आ जाती है। जिसके बाद पुलिस ने इन तीनों लोगों को 23 जनवरी को आखिरकार कानपुर की जेल में बंद कर दिया। और ये थी दोस्तों आज के जुर्म के वर्चस्व की कहानी। चारों तरफ मीडिया में ये खबर फैली थी कि एक व्यक्ति ने ज़्यादा शक्तिवर्धक गोलियां खाने की वजह से उसकी मौत हो गई, लेकिन फिर मीडिया वालों ने इसे सुधार किया और बताया कि 20 साल छोटी प्रेमी से प्यार करने के चक्कर में पत्नी ने ली अपने ही पति की जान। तो कैसी थी आज के जुर्म के वर्चस्व की कहानी, कमेंट में जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं कि हमारी ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।